वेलकम टू यूपी स्टडी जी के आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार एग्जाम में आता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सभा और समिति का मुख्य कार्य क्या था? प्रशासनिक व राजनीतिक निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रांतों के शासक किस नाम से जाने जाते थे? कुमार और आर्यपुत्र के नाम से। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भूमि अनुदान किस भाषा में दिए जाते थे? संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था किस शासक ने प्रारंभ की थी? अकबर ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का उद्देश्य क्या था? राजस्व व प्रशासन। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन में निगूढ़ भक्ति के प्रमुख संत कौन थे? कबीरदास। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जजिया कर किस पर लगाया जाता था? गैर मुस्लिमों पर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी के सहयोगी कौन थे? तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, डायरी ऑफ एन फ्रैंक किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी है? द्वितीय विश्व युद्ध से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का मकान अनुपात क्या था? 1:2:4। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? प्राकृतिक भाषा में। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून की उत्पत्ति किस महासागर से होती है? हिंद महासागर से। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार का आंशिक भाग अधिकांश भाग किस प्रकार की चट्टान से है? बेसाल्ट चट्टान से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा नदी तंत्र। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अगला प्रश्न है, भारत के काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। अगला प्रश्न है, शीत मरुस्थल भारत में कहाँ स्थित है? लद्दाख में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? प्राकृतिक संसाधनों पर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मौसीराम में। अगला प्रश्न है, भू आकृति दृष्टि से हिमालय किस प्रकार की पर्वत है? नवीन वलित पर्वत। अगला प्रश्न है, मानसून की वापसी को क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्वी मानसून। अगला प्रश्न है, खनिज संसाधन किस प्रकार के संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट जलवायु कैसी होती है? उष्ण व आर्द्र जलवायु। अगला प्रश्न है, मानचित्र में ऊंचाई दर्शाने के लिए क्या प्रयोग होता है? समोच्च रेखाएं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसके पास होती है? जनता के पास। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14-18 में। अगला प्रश्न है, पंचायत राज प्रणाली का तीसरा स्तर कौन सा है? जिला परिषद। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? सभी धर्मों से समान दूरी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? संविधान की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, बाल अधिकारों को किस वर्ष मौलिक अधिकार बनाया गया? 2002 में। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग किस प्रकार का संस्था है? संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? महापौर। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, नागरिकों का पहला कर्तव्य क्या है? संविधान का सम्मान करना। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे की रुचि। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था कौन सी है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, अधिगम का सबसे अस्थायी रूप कौन सा है? करके सीखना। अगला प्रश्न है, रचनावादी शिक्षण
किस पर आधारित है? पूर्व ज्ञान पर। अगला प्रश्न है, सीखने में प्रेरणा का क्या कार्य है? व्यवहार को दिशा देना। व्यवहार को दिशा देना। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या है? सभी बच्चों को शिक्षा देना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का सतत व व्यापक रूप क्या कहलाता है? CCE। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम में सबसे पहले क्या विकसित होता है? सुनना। अगला प्रश्न है, सीखने में रूढ़ि का महत्व क्या है? अधिगम का संकेत। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका आधुनिक कक्षा में कैसी होती है? मार्गदर्शक। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला प्रश्न है, सीखने को प्रभावित करने वाला प्रमुख भावात्मक कारक क्या है? अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र विद्या का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, समूह कार्य का मुख्य लाभ क्या है? सहयोगात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीखने में सुधार। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में स्रोत सामग्री का उपयोग क्यों आवश्यक है? ऐतिहासिक सोच विकसित करने हेतु के लिए। अगला प्रश्न, भूगोल में परियोजना विधि क्यों उपयोगी है? व्यवहारिक ज्ञान हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में वाद विवाद विधियों को क्यों अपनाई जाती है? लोकतांत्रिक मूल्य सीखने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में मानचित्र कौशल क्यों आवश्यक है? स्थानीय समझ हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में कालक्रम क्यों महत्वपूर्ण है? घटनाओं का संबंध समझने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? संशोधन की क्षमता के कारण। अगला प्रश्न है, कक्षा में चर्चा विधि किस कौशल को बढ़ाती है? आलोचनात्मक सोच को। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? जिम्मेदार नागरिक बनाना। अगला प्रश्न है, इतिहास में सहानुभूति विकसित करना क्यों जरूरी है? मानवीय दृष्टिकोण हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन क्यों आवश्यक है? स्थानीय समझ हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में अधिकारों के साथ क्या आवश्यक है? कर्तव्य। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन किस पर केंद्रित होता है? प्रक्रिया पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य क्या विकसित करता है? अनुसंधान कौशल को। अगला प्रश्न है, सीखने का स्थानांतरण कब होता है? समान परिस्थितियों में। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 से 8 में अमूर्त अवधारणाएं कैसी दिखाई जाएं? उदाहरण से। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में कहानी विधि क्यों उपयोगी है? रुचि बढ़ाने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक कक्षा का आधार क्या है? सहभागिता। अगला प्रश्न है, इतिहास में विविध दृष्टिकोण क्यों आवश्यक है? निष्पक्षता हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल में संसाधन संरक्षण क्यों पढ़ाया जाता है? सतत विकास हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में संविधान की प्रस्तावना क्यों महत्वपूर्ण है? मूल्यों का दर्पण। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र कौन सा है? विद्यार्थी। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में मूल्य शिक्षा क्यों जरूरी है? नैतिक विकास हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, बालक का सामाजिक विकास किससे होता है? अंतःक्रिया से। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में चित्रों का प्रयोग क्यों होता है? काल्पनिक शक्ति हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल में मानचित्रकार किस कौशल को बढ़ाता है? स्थानिक बुद्धि को। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में केस स्टडी विधि क्यों है? वास्तविक जीवन से जोड़ने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, सीखने में सक्रिय सहभागिता क्यों जरूरी है? गहन अधिगम हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में स्थानीय उदाहरण क्यों आवश्यक है? प्रासंगिकता हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन और शिक्षण का संबंध कैसा है? परस्पर पूरक। अगला प्रश्न है, इतिहास में परिणाम संबंध क्यों पढ़ाया जाता है? विश्लेषण हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल में जलवायु अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जीवन पर प्रभाव हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में कानून का शासन क्यों आवश्यक है? समान न्याय हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण में विविध विधियों का प्रयोग क्यों होता है? विभिन्न अधिगम शैलियों हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में समस्या समाधान विधि क्यों है? तार्किक सोच के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में स्मारक क्यों महत्वपूर्ण है? संस्कृति धरोहर हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल में पर्यावरण अध्ययन क्यों जरूरी है? संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में मीडिया की भूमिका क्यों पढ़ाई जाती है? लोकतंत्र में जागरूकता हेतु के लिए। अगला प्रश्न है,
सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? संवैधानिक मूल्ययुक्त नागरिक बनाना। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली की उन्नत क्या दर्शाती है? नगरीय योजना की उच्च समझ। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में रक्त की अवधारणा किससे जुड़ी थी? प्राकृतिक व नैतिक व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में गणराज्य का उदाहरण कौन सा था? वैशाली। अगला प्रश्न है, मौसमराज में धम्म महामात्र का कार्य क्या था? धम्म का प्रचार व निगरानी। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिण भारत से। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? कला विज्ञान की उन्नति के कारण। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में काजी का प्रमुख कार्य क्या था? न्याय प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल्य नियंत्रण किस पर केंद्रित था? बाजार व्यवस्था पर। अगला प्रश्न है, विजयनगर में भूमि कर किस नाम से जाना जाता था? शिस्त नाम से। अगला प्रश्न है, सूफी संतों का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रेम व सहिष्णुता। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? कारतूस विवाद। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा रेल मार्ग विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक दोहन। अगला प्रश्न है, नवजागरण आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों किया? नील किसानों के समर्थन में। अगला प्रश्न है, इतिहास में औपनिवेशिक ज्ञान का उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक नियंत्रण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आंतरिक भागों का अध्ययन किससे होता है? भूकंपी तरंगों से। अगला प्रश्न है, लावा से बने पठार को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी पठार। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्वी तटरेखा कैसी है? विस्तृत व समतल। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण चक्रवात किस अक्षांश में बनते हैं? मध्य अक्षांश में। अगला प्रश्न है, जल चक्र में वाष्पीकरण का स्रोत क्या है? सूर्य ऊर्जा। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन की। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मानचित्र में नीला रंग किसे दर्शाता है? जल निकाय को। अगला प्रश्न है, मानसून की अनियमितता का प्रमुख प्रभाव क्या है कृषि पर? अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है? घूर्णन करना, पृथ्वी का घूर्णन करना। अगला प्रश्न है, हिमनदों के पिघलने का प्रमुख कारण क्या है? वैश्विक उष्मीकरण। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के पास। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी। अगला प्रश्न है, भूगोल में GIS का उपयोग क्यों किया जाता है? स्थानिक विश्लेषण हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श निहित हैं? 4। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल। अगला प्रश्न है, राज्यसभा स्थायी सदन क्यों कहलाती है? क्योंकि कभी भंग न होने के कारण। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका करता है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का संवैधानिक आधार कौन सा संशोधन है? 73वां व 74वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है? सरकार पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? सत्ता का स्थानीय स्तर पर वितरण। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रभावित है? कई देशों से। अगला प्रश्न है, कानून के समानता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में। अगला प्रश्न, नागरिकता से संबंधित विषय की किस सूची में है? संघ सूची में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ का स्वरूप कैसा है? अर्धसंघीय। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध कौन लगाता है? राज्य। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? जागरूक नागरिकों पर। अगला प्रश्न है, अधिगम की सामाजिक संरचनात्मक दृष्टि किसने दी है? वाइगोस्की ने। अगला प्रश्न है, निकट विकास क्षेत्र का क्या दर्शाता है? संभावित विकास स्तर। अगला प्रश्न है,
खोज आधारित अधिगम किस पर जोर देता है? आत्म अन्वेषण पर। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का निंदात्मक रूप किसके लिए होता है? सीखने की कठिनाइयों के हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में विविधता का सकारात्मक प्रभाव क्या है? सहिष्णुता का विकास। अगला प्रश्न है, अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किस स्तर पर होता है? संज्ञात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक स्तर पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? बंडूरा ने। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा दिया गया तत्कालिक प्रतिपुष्टि क्यों जरूरी है? सुधार हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, सीखने में खेल विधि क्यों उपयोगी है? रुचि व सहभागिता हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का आधार क्या है? बाल की आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? सहायक व अनुकूल। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन किस पर केंद्रित होता है? प्रक्रिया पर। अगला प्रश्न, रचनात्मक सोच विकसित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? खुला प्रश्न उत्तर पूछना। अगला प्रश्न है, अधिगम में पुनर्बलन का सिद्धांत किससे जुड़ा है? स्किनर से। अगला प्रश्न है, सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? व्यक्तिगत भिन्नताओं पर। अगला प्रश्न है, इतिहास में स्रोतों की आलोचनात्मक जांच क्यों आवश्यक है? विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल में क्षेत्रीय असमानता का अध्ययन क्यों जरूरी है? विकास की समझ हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में संविधान को सर्वोच्च क्यों माना जाता है? कानून का आधार होने से। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सहपाठ्यक्रम गतिविधियां क्यों है? स्वर्णिम विकास हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में उपेक्षित वर्गों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? समावेशी दृष्टि से। अगला प्रश्न है, भूगोल में मानव पर्यावरण संबंध क्यों पढ़ाया जाता है? सतत जीवन हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र समाज में असहमति क्यों आवश्यक है? उत्तरदायित्व हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, कक्षा चर्चा में शिक्षक को मध्यस्थ क्यों होना चाहिए? संतुलन बनाए रखने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना मूल्यांकन क्यों जरूरी है? व्यवहारिक अधिगम हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में मिथकों से सावधानी क्यों जरूरी है? तथ्यात्मकता हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल में संसाधन वितरण का अध्ययन क्यों है? आर्थिक समानता हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में स्थानीय सरकारों का अध्ययन क्यों है? लोकतंत्र की जड़ें समझने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण में प्रश्न पूछना क्यों जरूरी है? सोच उत्तेजित करने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों उपयोगी है? प्रत्यक्ष अनुभव हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में काल विभाजन क्यों किया जाता है? अध्ययन की सुविधा हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल में मानवीय गतिविधियां क्यों पढ़ाई जाती हैं? पर्यावरणीय प्रभाव समझने के लिए। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में अधिकारों की सीमाएं क्यों पढ़ाई जाती हैं? सामाजिक संतुलन के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण में ICT का प्रयोग क्यों आवश्यक हो गया है? आधुनिक अधिगम हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में संतुलन विधियों क्यों उपयोगी हैं? विश्लेषणात्मक सोच के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में स्मृति और इतिहास में अंतर क्यों समझना जरूरी है? वस्तुनिष्ठता हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल में आपदाओं का अध्ययन क्यों जरूरी है? जोखिम प्रतिबंध हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में कानून निर्माण प्रक्रिया क्यों पढ़ाई जाती है? लोकतांत्रिक समझ हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, अधिगम में आत्म मूल्यांकन क्यों जरूरी है? आत्म सुधार हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी क्यों प्रभावी है? वास्तविक संदर्भ समझने के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में स्थानीय इतिहास क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? पहचान व जुड़ाव हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल में जल संकट का अध्ययन क्यों जरूरी है? भविष्य सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में मीडिया साक्षरता क्यों आवश्यक है? सूचित निर्णय हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण में सहकर्मी अधिगम क्यों प्रभावी है? सामाजिक सहभागिता हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में बहु दृष्टिकोण क्यों जरूरी है? लोकतांत्रिक सोच हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में प्रतीकों का अध्ययन क्यों किया जाता है? सांस्कृतिक अर्थ समझने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है,
भूगोल में वैश्वीकरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है? वैश्विक अंतर्संबंध हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में संविधान संशोधन क्यों पढ़ाया जाता है? लचीलापन समझने के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण में अनुभव आधारित अधिगम क्यों जरूरी है? दीर्घकालीन स्मृति हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में मूल्य तटस्थता क्यों जरूरी है? निष्पक्षता हेतु के लिए। अगला प्रश्न, इतिहास में मौखिक परंपराओं का अध्ययन क्यों है? लोक इतिहास समझने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल में जनसंख्या की अध्ययन क्यों जरूरी है? योजना निर्माण हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में नागरिक सहभागिता क्यों पढ़ाई जाती है? सक्रिय लोकतंत्र हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण में अधिगम उद्देश्य स्पष्ट क्यों होने चाहिए? दिशा निर्धारण हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक सोच क्यों जरूरी है? तर्क संगत नागरिकता हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? संविधान जागरूक और विकासशील नागरिक तैयार करना। अगला प्रश्न है, इतिहास में काल निर्धारण की समस्या क्यों आती है? स्रोतों की सीमितता के कारण। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पेशे आधारित वर्गीकरण किस पर आधारित था? कर्म पर। अगला प्रश्न है, भूगोल में मानव अनुकूलन का अर्थ क्या है? पर्यावरण के अनुसार जीवन शैली अपनाना। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि मानसून पर क्यों निर्भर है? वर्षा की मौसमी प्रकृति के कारण। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में बहुमत का शासन सीमित क्यों होना चाहिए? अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू क्यों किए जा सकते हैं? वे न्यायोचित अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में स्रोत आधारित प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? विश्लेषणात्मक क्षमता जांचने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बालक ज्ञान का निर्माण कैसे करता है? सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए? लचीला व अनुकूलनीय। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में स्थानीय उदाहरणों का प्रयोग क्यों प्रभावी होता है? सामाजिक विज्ञान में स्थानीय उदाहरणों का प्रयोग क्यों प्रभावी होता है? क्योंकि सीखने को अर्थपूर्ण बनाने हेतु के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।